बढ़ा दी है। प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सीकर के फतेहपुर में भी बुधवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शेखावाटी के दूसरे क्षेत्रों में तापमान 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल सीकर, चुरू, झुंझुनू में शीतलहर की भी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवा के कारण ठंड बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर सीकर, झुंझुनू, चुरू, बीकानेर और आसपास के इलाकों में दिख रहा है। यहाँ के कई जिलों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। मंगलवार को सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री था, तो वहीं बीकानेर के लूणकरणसर में भी तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर बुधवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री के करीब पहुंच गया। प्रदेश में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, पारा गिरते जा रहा है, वैसे वैसे अब राजधानी जयपुर जैसे बड़े शहर में भी अलाव जैसी तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। यहाँ पर चाय की चुस्कियां, अखबार की सुर्खियां एक साथ आप देख सकते हैं। सुबह सुबह ग्रामीण के जो परिवेश के लोग हैं राजधानी जयपुर में पहुंचते हैं, वो अपनी सर्दी को कुछ इस तरीके से कम करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सफेद सिंह गुजर। कहाँ से आए हैं आप? दौसा से। दौसा से सिकंदरा। तो आप ये बताइए, यहाँ ठंड ज्यादा लग रही है और इसलिए अलाव का सहारा ले रहे हैं? इस साल की बजाय अब की बार ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ रही है और थोड़ा अलाव का सहारा लेके बैठे हैं लोग, अपने अपने चुस्कियां ले रहे हैं, चाय की और अखबार पढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर का शेखावटी जितना ना हो, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से यहाँ पर भी ठंडक बढ़ने लगी है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर बर्फीली हवाओं का असर शेखावाटी इलाके में ज्यादा देखने को मिलने लगा है। अजमेर में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। शीतलहर से गलन और ठिठुरन भी बढ़ गई है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। लगातार गिरते तापमान से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर चलने के बाद बर्फीली हवाएं भी अब अजमेर सहित अलग अलग स्थानों पर चलने लगी है। तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। इससे बचने के लिए लोग लाखों जतन करते नजर आ रहे हैं। अजमेर के पंचशील इलाके में हम खड़े हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आमतौर पर सुबह नहीं देखे जाते, लेकिन अस्पतालों के बाहर मजबूरीवश जो है उनको बाहर आना पड़ता है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं पंचशील इलाके की हैं और बाहर जो है अलाव जलाकर यहाँ पर सर्दी से बचने का प्रयास तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आप देखेंगे अलाव अलग अलग स्थानों पर जले हुए हैं। जो चाय पर ये तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों का सेवन यहाँ पर कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि गर्म कपड़े पहनते हैं और उससे के कारण जो है अब सर्दी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 दिन और बढ़ने वाली है, तो उससे बचने के लिए जो है अलाव का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से आए भैया, किस तरह से सर्दी से बच रहे हैं। पलटन बाजार से आया हूँ मैं, और यहाँ पे आग जला रखी है सुबह सुबह, इससे थोड़ी सर्दी से राहत होगी। और यहाँ पे वैसे तेज़ सर्दी है, यहाँ पे रात की तो और ज़्यादा थी और बताया है कि और भी पड़ेगी 2-3 दिन में ज़्यादा तेज़ जी। आप कहाँ से आए हैं, कैसी सर्दी? इंदिरा कॉलोनी से। तेज़ सर्दी पड़ रही है, 2 दिन से होश गिरने का भी है और इसी चक्कर में हम लोग आग जला के बैठे हुए हैं। सर्द हवाओं के कारण, शीतलहर के कारण भी परेशानी होती है। हाँ कल बिल्कुल यहाँ पे आग जला के बैठना पड़ रहा है, इससे बहुत सारे तापमान में लगातार गिरावट रहेगी। इसके कारण यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है और अलाव के साथ साथ गर्म पेय पदार्थों की ओर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो ये तो आपने अजमेर का हाल देखा। अब आपको श्रीगंगानगर लिए चलते हैं, जहां पर सर्दी के तीखे तेवर दिखने लगे हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास बढ़ गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास स्थित चाय की दुकानों पर लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना जताई है। मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर के मुकाबले यहाँ थोड़ा ज्यादा ठंडा है। अच्छा। और बस चाय
चाय इसीलिए पी रहे हैं कि चलो थोड़ी सी राहत मिलेगी बोल करके। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जयपुर के मुकाबले आपको यहाँ ज्यादा ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा जयपुर में अभी मौसम बहुत कम है, अभी बहुत वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा ही कम है मेरे हिसाब से देखा जाने से, क्योंकि मैं कल ही जयपुर से आया हूँ और उस हिसाब से तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। मेरे जॉकेट वहाँ इस्तेमाल नहीं करता था लेकिन यहाँ यूज कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की, जहां पर एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है ये माउंट आबू। ठंडी हवाओं से तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर चुका है और इसी गुलाबी सर्दी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक होटल की टेबल्स के पास रखे अलाव में हाथ तापते हुए नजर आए हैं। वीकेंड शुरू होते ही माउंट आबू के होटल्स, कैफे, पर्यटन स्थल पर रौनक लौट आई है। शाम ढलते ही अलाव के बीच मारवाड़ी लोकगीत, गर्मा गर्म व्यंजन और सर्द हवाएं। सैलानियों के लिए ये मौसम किसी जश्न से कम नहीं है। गुरु शिखर, कुमारवाड़ा, अचलगढ़ और नक्की झील पर सुबह से ही पर्यटक चाय की चुस्कियों के साथ ठंड का अलग ही आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि सर्दी इस बार कुछ देर से आई है, जिसका असर व्यापार पर भी देखने को मिला, लेकिन अब क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं। होटल में राजस्थानी थीम वाली सजावट शुरू हो चुकी है ताकि छुट्टियों का मौसम सैलानियों के लिए और भी यादगार बन सके। છે પણ અહીંયાની આબોહવાઓ અને અહીંયા આગળનું વાતાવરણ બહુ સુંદર છે। અહીંયાની ફેમસ મેગી જે છે એ અમે કાલે ખાધી, બહુ જ મજા આવે છે। આમ તો અમે મેગી ખાતા હોય છે ઘરે, પણ અહીંયાની મેગીનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ છે। તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે જે પણ જોઈ રહ્યા છો ચેનલમાં, એ અત્યારે ડિસેમ્બરના મહિનામાં જો આબુ આવી શકાય તો વિઝિટ કરો। અને રાજસ્થાનમાં અહીંયા આબુ અમે ફરવા માટે આવીએ છીએ। અહીંનું વેધર બહુ જ સરસ છે, ઠંડી એટલી સરસ લાગે છે, ચાની ચુસ્કી લેવાની બહુ જ મજા આવે છે, મેગી ખાવાની મજા આવે છે। આબુમાં બહુ મજા આવે છે, અમે એન્જોય કરવા માટે ફેમિલી સાથે, फ्रेंड साथ आया छिए। आबू में सर्दियों में तो खाने पीने का मजा अलग लेवल का है। यहाँ जगह जगह देखो इस रेस्टोरेंट में अलाव लगे हुए हैं, मजा आ रहा है। ये हमारे मेहमान आए हैं यूके से, ठीक है, तो इनको हम यहाँ लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, बड़ा ठंड, सर्दी में कुछ अलग ही मजा है जी। सर्दी में आग तापते हैं और खाना खाते हैं, उसका मजा अलग ही है। देख लो, मैं तो कह रहा हूँ। विभाग से रिटायर्ड तोताराम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल तोताराम सुभाष सर्किल एटीएम पर पैसे निकालने के लिए गया था, जहां पहले से मौजूद बदमाशों ने धोखे से एटीएम चेंज कर 11,000 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग का कहना है कि जब वो एटीएम से पैसे नहीं निकले तो दूसरे एटीएम पर जाकर पैसे निकालने की कोशिश की गई। वहां पर भी जब पैसे नहीं निकले तो बाद में बैंक के ब्रांच पर वो गए। बैंक मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने बैंक के खाते में पैसे कटने की बात कही। ये एक बार नहीं, 2 बार आपके पैसे कट चुके हैं। तब जाकर बुजुर्ग को एटीएम चेंज पर धोखे होने का एहसास हुआ। एटीएम से भी धोखाधड़ी कर चेंज कर दिया। फिर मैं आगे बालाकुंड एटीएम पर गया, वहाँ भी नहीं निकले। तो फिर मैंने सोचा कि बैंक SBI शाखा एरोड्रम पर गया, उन्होंने चेक किया तो आपके पैसे 2 दिसंबर को ही निकल चुके हैं। 2 दिसंबर को एटीएम 7 सेक्टर सुभाष सर्कल पर पैसे निकालने गया, पैसे नहीं निकले तो 2-3 आदमी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेरे धोखे से वो पेन वगैरह देख लिया। डूंगरपुर में आरपीएफ और चाइल्ड लाइन साथ ही सृष्टि सेवा संस्थान ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से बाल श्रम के लिए गुजरात जा रहे 22 बच्चों को मुक्त करवाया। 3 एजेंट्स को भी डिटेन किया गया है। एजेंट्स डूंगरपुर के कई गांव से बच्चों को कैटरिंग के काम के लिए गुजरात ले जा रहे थे। ये सभी चित्तौड़गढ़ से असरावा यानी गुजरात जाने वाली ट्रेन में बैठकर जाने का इंतजार कर रहे थे। बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के बाद टीम ने CWC के समक्ष पेश किया है, जहां से CWC ने बाल श्रमिकों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चाय हेल्पलाइन को आरपीएफ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों को स्टेशन से गुजरात बाल श्रम के लिए ले जा रहा है, जिस पर चाय हेल्पलाइन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेशन पे स्पॉट पर पहुंचे और जांच की। तो उसके बाद पाया कि भाई 27 बच्चे जिस बाल श्रमिक के लिए ले जा रहे हैं। इसमें दस्तावेज की जांच की गई तो 22 बच्चों को नाबालिग पाया गया। इस कार्रवाई में सृष्टि सेवा समिति, GRPF और RPF के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्रवाई हुई है
और इन बच्चों को हम अग्रिम कार्रवाई के लिए CWC से पेश करेंगे। इसमें बच्चों से बातचीत करने पर पता चला कि तीन व्यक्तियों का नाम लिया है। जोधपुर में देर रात विवेक विहार और बासनी थाना क्षेत्र में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजने से शहरवासियों में दहशत फैल गई। अचानक हुए इस धमाके से घरों में कंपन ने लोगों को इतना डरा दिया कि घरों के लोग बाहर निकल आए और लोगों का कहना है कि आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें कुछ पल में लगा कि भूकंप है या कोई बड़ा विस्फोट हुआ है। कई लोगों ने एक दूसरे को फोन कर स्थिति जानने की कोशिश तक की, तो वहीं कंट्रोल रूम पर भी लगातार कॉल्स आती रही। स्थानीय लोगों की माने तो धमाका रात करीब 9:30 बजे के आसपास सुनाई दिया है। आसपास किसी तरह की दुर्घटना या फिर विस्फोट की सूचना न मिलने के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है ये आवाज किसी विमान द्वारा उत्पन्न सुपरसोनिक बूम की हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने मंडोर इलाके में भी इसी तरह का तेज झटका और धमाके की आवाज महसूस की गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक सुपरसोनिक बूम तब बनता है जब कोई विमान ध्वनि की गति लगभग 1238 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड पर उड़ान भरता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस या वायुसेना की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब हम इवनिंग वॉक के हिसाब से बाहर निकले थे। जैसे ही मॉडर्न स्कूल के थोड़ा सा आगे आए तो जोर धड़ाम की आवाज़ आई, पूरे दरवाजे सब बजने लगे और सब घरों से बाहर निकल के भाग के बाहर आए। क्या भूकंप की आवाज़ थी या बमबारी हुआ, क्या हुआ एकदम, और सब दहशत में पूरा मोहल्ला एकदम घबराहट लगी हुई है। सब घरों के बाहर आके खड़े हुए हैं। जोर से बोला था। क्या बोला था? धमाका हुआ। आप क्या कर रहे थे उस समय? हम घर के अंदर बैठे थे। क्या लगा आपको? क्या कोई बम गिरने जैसे आवाज आई? बालू जी ने सब गणेश नगर में रहता हूँ, एकदम से आवाज आई धम और सब बाहर निकले घर पे। जस्ट मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे। बीजेपी कार्यालय में सरकार बनने के 2 साल बाद शुरू हुई जनसुनवाई। बीजेपी कार्यकर्ता वर्सेस आमजन के बीच का विवाद बन गई है। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई में आने की इजाजत है। ऐसे में आमजन के आने पर हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ता यहाँ पर अपने जो भी इसकी कोई जन समस्या है, कोई और समस्या को लेके आएगा जी, राइट है ना, लेके आके। राजस्थान बीजेपी ने इन दिनों अपने मुख्यालय में संगठन सर्वोपरि का संदेश देते हुए मंत्री दरबार शुरू किया है। इस दरबार में एंट्री के लिए बकायदा फॉर्म भरवाकर ये पुख्ता किया जाता है कि केवल पार्टी कार्यकर्ता ही पहुंच सके। लेकिन बुधवार को यहाँ कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। अचानक बीजेपी मुख्यालय के रिसेप्शन पर बड़ी संख्या में आमजन, कर्मचारी और खुद को कार्यकर्ता बताने वाले लोग पहुंच गए। जैसे ही रिसेप्शन पर इन्हें रोका गया तभी वहां हंगामा खड़ा हो गया। माहौल बिगड़ता देख प्रदेश कार्यालय सचिव मुकेश पारिक और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। दोनों पदाधिकारियों ने साफ किया कि ये सुनवाई केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है, जिस पर वहां मौजूद लोगों से उनकी तीखी बहस तक हो गई। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जो कर्मचारी बैठा है उसको हो सकता है जानकारी। मैं इसीलिए आया ना, जो पार्टी का कार्यकर्ता उसकी सुनवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो नहीं कहा जा रहा है कि सांसद, विधायक या मंडल अध्यक्ष को लिखवा कर लाइए तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ये प्रोसेस है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा कोई भी आदमी के पार्टी का कार्यकर्ता? इस खींचतान के बीच सुनवाई के लिए पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने सभी के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही। राजस्थान का कोई भी गरीब से गरीब, कोई भी वर्ग का, कोई भी जिले का नागरिक जब यहाँ आता है जयपुर के अंदर, वो हम मंत्रियों से डायरेक्टली वो संवाद कर सकता है और अपनी समस्या मैं बता सकता। वहीं मंत्री मंजू बाघमार ने समन्वय बैठाते हुए कहा कि जो प्रदेश कार्यालय आ रहा है वो कार्यकर्ता भी है और आमजन भी। आम जनता भी यहाँ पर आ रही है और जिस तरह से मंत्रियों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हम जो है सप्ताह के 3 दिन और 4 दिन जो है हम लोग अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर जिस तरह से जनसुनवाई करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आम जनता भी आती है और कार्यकर्ता भी आता है, ताकि कार्यकर्ताओं में भी एक विश्वास रहे और जनता के अंदर भी जो है एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। बहरहाल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता सुनवाई का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है और इससे पहले 2 बार वसुंधरा सरकार में बीजेपी मुख्यालय पर सबकी आमजन सुनवाई होती थी। हालांकि अब
बीजेपी मुख्यालय में आने वालों के बीच ये एक नई चर्चा जरूर होने लगी है कि सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की है या फिर आम जन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी में श्रीगंगानगर के सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा से आने वाले पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आम कार्यकर्ता का बल्कि श्रीगंगानगर के सिख समाज का सम्मान किया है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिलने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार भी जताया है। इस मौके पर सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि वो पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास करें। सिख समाज का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक पार्टी की तरफ से हमेशा सिंबल दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्णपुर सिख समाज और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है और करती रहेगी। रिजल्ट कुछ भी आए, हम कुछ दे ना दे पार्टी को, लेकिन पार्टी हमें हमेशा देती रही है और देती रहेगी। कोटा में एक अजब कारनामा हो गया। यहाँ एक गांव कागजों और नक्शे दोनों से गायब है। पुनर्गठन में गांव का नाम ही नहीं है। ऐसे में गांव के लोग अपनी पहचान पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम अस्तित्व में हैं या फिर नहीं। नक्शे से गायब पूरा गांव, मारवाड़ा चौकी के लोग परेशान। ग्रामीणों का एक ही सवाल, हम हैं कौन, क्या हमारी पहचान। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर, जिसमें सरकारी नक्शे में उनका गांव पागलपुर नहीं था, जिसे दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो फिल्म थी, लेकिन कोटा में ऐसा हकीकत में हो गया। एक पूरा गांव सरकारी नक्शे से गायब हो गया। आपने अक्षय कुमार की फिल्म जोकर देखी होगी, जिसमें एक गांव नक्शे से गायब हो जाता है। कहानी कोटा के मारवाड़ा चौकी की भी इससे अलग नहीं है, कुछ ऐसी ही है। ये गांव आज नक्शे से गायब है और अपनी पहचान तलाश रहा है। कहने को तो ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, 80 घरों का गांव है, लेकिन आज इस गांव की पहचान गुम हो गई है। दरअसल कोटा के सुल्तानपुर में अंतिम छोर पर बसा मारवाड़ा चौकी गांव है। कहने को ये गांव पहले से ही दो हिस्सों में बटा था। इसमें आधा मुंडला ग्राम पंचायत, जो सुल्तानपुर पंचायत समिति का हिस्सा है, और आधा ताथेड़ ग्राम पंचायत, जो लाड़पुरा पंचायत समिति का था। लेकिन हाल ही में पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की सूची जारी की, जिसमें मारवाड़ा चौकी गांव का कहीं नाम नहीं है, जबकि मुंडला और ताथेड़ दोनों पंचायतों में फेरबदल हुआ। कई गांव जोड़े और हटाए गए हैं, लेकिन इस गांव का कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसे में हाथों में तख्ती लिए गांव के लोग अपनी पहचान पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से हैं, क्योंकि इनका गांव सरकारी नक्शे से गायब है। परिसीमन में आपका गांव, आपके गांव का नाम और गांव की पहचान सब गायब हो गई। सब गायब हो गई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि आज हमारे गांव में 80 गांव के आसपास घर है। 80 गांव में से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 450 प्लस वोटिंग हमारे गांव की है। और आधा गांव, सबसे बड़ी बात, दो उसमें बटा हुआ है। आधा गांव लाडपुरा में, आधा गांव हमारा दिगोद उसमें आ रहा है आपके। और दोनों तरफ से हमें अभी तक गांव में किसी चीज का यूज नहीं कर पाते। आप इसके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आप इस एरिया में नहीं है, आप दूसरी साइड जाओ। दूसरे के पास जाते हैं, बोलता है आप इधर नहीं है, आप उधर जाओ। इस मारवाड़ा चौकी में 80 घर हैं, जिनमें करीब 450 की आबादी है, जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यह चारों तरफ से प्रशासनिक सीमाओं के बीच फंसा हुआ है। इनमें 2 तहसीलों, 2 विधानसभा, 2 थाना क्षेत्र और 2 पंचायत समितियों के बीच लटका है। थोड़ी दूर चलने पर पंचायत समिति बदल जाती है, कुछ कदम पर तहसील और आगे चलकर थाना क्षेत्र। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी माना है कि मारवाड़ा चौकी का नाम पंचायत के गांवों की सूची में नहीं होने का मामला सामने आया है। अब इसको लेकर सुल्तानपुर पंचायत समिति से रिपोर्ट मंगवाई गई है।
हमने एक बार डेटा भी चेक करवाया है। इस बारे में मैंने पंचायत समिति से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। तो जैसे ही हमारी पंचायत समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उनसे जो हमें निर्देश प्राप्त होंगे उसके माध्यम से हमें कार्य किया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, गलती किसी की भी रही हो, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के हलके में इस गांव को हमेशा हल्के में लिया गया और आज ये गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। अब अधिकारी जब मामला सामने आया है तो जांच की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर पर मामले को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के सामने तो बड़ी व्यवस्था खड़ी हो गई है कि आखिर उनके गांव की पहचान वापस कब मिलेगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 मारवाड़ा चौकी।